नदियों का व्यापक अध्ययन किया आपने इससे पहले मेरे साथ, हिमालय की नदियों का, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का। नदियों का अध्ययन करने के बाद बहुत जरूरी है कि आप भारत में अपवाह प्रतिरूप के विषय में थोड़ी जानकारी हासिल करें। चैप्टर का नाम है आज के अपवाह प्रतिरूप, इंग्लिश में कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। तो आज हम अपवाह प्रतिरूप पढ़ाएंगे और इसके अंत में, अध्याय के अंत में हम कुछ सवाल आपसे करेंगे जिनका उत्तर आपको देना होगा। छोटा सा ही चैप्टर होगा आज का, छोटा सा नहीं इसका। तो किसी क्षेत्र में नदी के प्रवाह का जो स्वरूप होता है, किसी क्षेत्र में या किसी बेसिन में नदी के प्रवाह का जो स्वरूप होता है उसे हम अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। भारत में बहुत तरह के अपवाह प्रतिरूप पाए जाते हैं, यहाँ लिखे हुए उनके नाम, हम इनके बारे में अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। भारत में बहुत सारे अपवाह प्रतिरूप पाए जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर जो अपवाह प्रतिरूप बार बार पूछे गए हैं या रुचिकर है या महत्वपूर्ण है, वही हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले इनके नाम देख लेते हैं। तो हमने पहली लाइन बताई थी आपसे कि नदियों के प्रवाह के स्वरूप को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। कितने तरह के अपवाह प्रतिरूप या ड्रेनेज पैटर्न है? पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप, इंग्लिश में कहते हैं एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप, यहाँ अपवाह प्रतिरूप मैंने नहीं लिखा है, आप जोड़ लीजिएगा। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप, सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न। तीसरा है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। इसी तरह मैंने आगे नाम लिखे हैं, अरीय या अपकेंद्रीय, इंग्लिश में रेडियल। समानांतर, इंग्लिश में पैरेलल। लास्ट है छठा खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप, इंग्लिश में कहते हैं इंटरमिटेंट ड्रेनेज पैटर्न। तो 6 तरह के ड्रेनेज पैटर्न के बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। लोग गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के बारे में तो खूब पढ़ाई करते हैं, लेकिन अपवाह प्रतिरूप में थोड़े से कमजोर पाए जाते हैं, क्योंकि एक तो इधर इंटरेस्ट कम पैदा हो पाता है, दूसरे ये भूल भी जल्दी ही जाते हैं। इसी बात का लाभ उठाकर आयोग बार बार यहाँ से प्रश्न उठा देता है और मैंने देखा है कि 75% लोग यहाँ से उठाए जाने वाले प्रश्नों का उत्तर गलत दे देते हैं। तो आइए देखिए, पहला है पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप। हम नाम लेने के बाद पहले उसे थोड़ा सा समझा देंगे, फिर लिखवाएंगे। हेडिंग डालिए, पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप या एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न। देखिए, बहुत सी नदियां ऐसी होती हैं, नदी आमतौर पर कहाँ से निकलती है? पर्वतीय या ऊंचे पठारी क्षेत्रों से नदी निकलती है ना, पर्वतीय क्षेत्रों से। तो कई नदियां ऐसी होती हैं जो कि पर्वत उठने के पहले, पर्वत धीरे धीरे उठे हैं लंबे समय काल में, जैसे हिमालय का निर्माण बहुत ही धीमी गति से हुआ है टेथिस सागर में से। तो बहुत सी नदियां ऐसी हैं जो कि हिमालय के उठने के पहले भी उस स्थान पर बहती थी। जब हिमालय का उत्थान नहीं हुआ था तो पहले भी वहां बहती थी। हिमालय का उत्थान हुआ तो उन नदियों ने हिमालय को काट कर अपनी घाटी को गहरा कर दिया, यानी हिमालय के उठने के साथ साथ इन नदियों ने अपना मार्ग नहीं बदला, बल्कि अपनी घाटी में ही बहती रही। पहले भी यहीं पर बहती थी और आज भी यहीं बह रही हैं। और इसके लिए उन्होंने हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपनी घाटी को काटकर वैली को गहरा कर दिया। इसे हम क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं, यानी खड़े ढाल वाली घाटी। देखिए, आई आकार की होती है, बिल्कुल आई आकार की घाटी, खड़े आकार वाली, तो इसे हम गार्ज कहते हैं। तो हिमालय की बहुत सी नदियों ने गार्ज बना दी है पर्वत को काटकर। इन नदियों को, जो कि हिमालय के उठने के पहले भी वहां पर बहती थी और आज भी बह रही हैं, हम कहते हैं पूर्ववर्ती या एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न केवल हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। उदाहरण के लिए सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए जो बात मैंने बताई वो आप लिख सकते हैं कि हिमालय क्षेत्र में बहुत सी नदियां हिमालय के उत्थान के पहले भी वहां बहती थी। हिमालय के उत्थान के साथ साथ उन्होंने अपनी घाटी को काटकर गहरा कर दिया और आज भी उसी स्थान पर बह रही हैं। ऐसी नदियों को हम पूर्ववर्ती कहते हैं। उदाहरण के लिए इन 4 नदियों का नाम गिना दीजिएगा। आप आश्चर्यचकित हो रहेंगे कि पहले वाले वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि गंगा भी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। गंगा भी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। कैसे, आइए बताते हैं। सबसे पहले हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। सबसे पहले वृहद हिमालय का उत्थान हुआ, बाद में लघु हिमालय का, फिर उसके बाद शिवालिक का उत्थान हुआ। शिवालिक का उत्थान अभी भी जारी है।
तो हिमालय की 3 श्रेणियां थी, है ना, 1 2 3 श्रेणियां हैं। तो सबसे पहले वृहद हिमालय का उत्थान हुआ, जो सबसे उत्तर में है। वृहद हिमालय का उत्थान हुआ तो वहां से गंगा नदी निकल गई, है ना, वहां से गंगा नदी निकल गई, वृहद हिमालय का उत्थान हुआ तो। लेकिन गंगा नदी के मार्ग में ही बाद में लघु हिमालय का उत्थान हो गया, धीरे धीरे एक लंबे समय काल में। तो गंगा नदी ने अपना मार्ग नहीं बदला, बल्कि लघु हिमालय को काट दिया, गहरा कर दिया काट के। तो वृहद हिमालय, सॉरी, गंगा ने वृहद हिमालय को नहीं काटा, क्योंकि गंगा वृहद हिमालय से ही निकल रही है ना, जबकि सिंधु सतलज नदियां वृहद हिमालय को भी काट देती हैं। इसी तरह ब्रह्मपुत्र भी वृहद हिमालय को काट देता है ना, देखिए। लेकिन गंगा वृहद हिमालय से ही निकल रही है, तो किसको काटा इसने? लघु हिमालय को काटा। बाद में जब शिवालिक का उत्थान हुआ तो गंगा ने शिवालिक को भी काट दिया। तो गंगा भी पूर्ववर्ती अपवाह का ही उदाहरण है, लेकिन गंगा नदी ने पूरे हिमालय को नहीं काटा। किसको काटकर अपनी घाटी को गहरा किया? केवल लघु हिमालय को काटकर और शिवालिक को काटकर। तो गंगा भी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, ठीक है, इसे लिख लीजिएगा जो मैंने बोला। अगला है अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप, इंग्लिश में सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न। सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उस पर अतीत काल में बहुत सारे हलचल हुए हैं। जब भारत अफ्रीका से टूटकर अलग हो रहा था, प्रायद्वीपीय भारत जो त्रिभुज की तरह है, अफ्रीका से टूटकर अलग हो रहा था, तो बीच में दरार पड़ गया। दरार में से पृथ्वी के गर्भ में से लावा निकला और दरार के सहारे फैल गया प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर। वो लावा यहां से निकला जब अफ्रीका से टूटकर अलग हो रहा था, और प्रायद्वीपीय भारत में समूचे क्षेत्र में लावा भर गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो नदियां प्रवाहित होती थी, जैसे नर्मदा नदी, तापी नदी, सोन नदी, दामोदर नदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन सभी नदियों की जो घाटियां थी, अर्थात गहरे क्षेत्र, जो लावा प्रवाहित हुआ वो नदी की घाटियों में भर गया तो नदियां भी समाप्त हो गई। जब घाटियों में नदी की घाटियों में जब लावा भर जाता है तो नदियां अचानक से विलुप्त हो जाती हैं। तो लावा के जमने से जो चट्टान बनती है उसे बेसाल्ट चट्टान कहते हैं, ठीक है। फिर वर्षा प्रारंभ होती है, वर्षा तो हमेशा ही होती रहती है। तो वर्षा के चलते बेसाल्ट चट्टानें अपर्दित होकर टूट फूट गई, तो फिर से घाटियां उभर गई ऊपर की ओर, है ना। घाटियों में जब लावा चट्टान अपर्दित हो गया, टूट फूट गया, तो फिर से जो नदियां थी अपनी उसी पुरानी घाटी में बहने लगी। जैसे नर्मदा और तापी नदियां उसी पुरानी घाटी में फिर से बहने लगी। तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को हम कहते हैं अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप। प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर प्रायद्वीपीय भारत में लावा का प्रवाह किस काल में हुआ था, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। क्रेटाशियस काल में प्रायद्वीपीय भारत में लावा का प्रवाह, ज्वालामुखी लावा का प्रवाह क्रेटाशियस काल में हुआ था, ठीक है। तो इसके विषय में लिखेंगे कि अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप केवल प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पाया जाता है। पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप केवल हिमालय की नदियों में पाया जाता है, जबकि अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप केवल प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए चंबल, सोन, दामोदर, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा नदियां अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण हैं। कैसे? वही बता देंगे कि क्रेटासियस काल में लावा का प्रवाह हुआ, जिससे इन नदियों की घाटियों में लावा भर गया, लावा के जमने से बेसाल्ट चट्टानें बन गई, वर्षा के चलते बेसाल्ट चट्टानें धीरे धीरे टूट फूट कर बह गई, परिणाम स्वरूप नदियां फिर से अपनी पुरानी घाटियों में बहने लगी। यही है अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप, ये नदियां बनाती हैं अध्यारोपित अपवाह। नेक्स्ट, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, इंग्लिश में डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। पहले समझ लेते हैं। गंगा नदी हिमालय से निकलती है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। गंगा की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय से निकलती हैं। गंगा की बहुत सी सहायक नदियां मालवा पठार से निकलती हैं, है ना, मध्य प्रदेश के क्षेत्र से। तो जो सहायक नदियां हैं इस तरह से आकर मिलती हैं। कुछ नदियां सहायक नदियों की भी सहायक नदियां हैं, जैसे गंगा से मिलने वाली सहायक नदी ये है, और ये क्या है, सहायक नदी की उप सहायक नदी है ना। तो उप सहायक और सहायक नदियों ने मिलकर एक ऐसा चित्र बना दिया है कि देखने से लगता है कि सहायक नदियां किसी पेड़ की शाखाएं हैं, किसी वृक्ष की शाखाओं की तरह प्रतीत होती हैं। जैसे सूखा हुआ वृक्ष जिसपे पत्तियां ना हो, उसकी शाखाएं देखने में कैसे लगती हैं, ऐसे। तो ये वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है ना।
इसी को हम वृक्षाकार प्रवाह, जब सहायक नदियां मुख्य नदी से इस तरह से मिलती हैं कि समूचा क्षेत्र नदियों का पूरा नदी तंत्र किसी वृक्ष की शाखाओं की तरह प्रतीत हो, तो उसे हम वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसके विषय में कि वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप उत्तर भारत के मैदान में गंगा नदी और प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाया जाता है। ठीक है, उत्तर भारत के मैदान में गंगा नदी द्वारा और प्रायद्वीपीय भारत के मैदान में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाया जाता है। तो उत्तर भारत के मैदान में, जिसमें हम हैं उत्तर भारत, वहां भी वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है। दक्षिण भारत में भी बनाया जाता है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं केवल उत्तर भारत की नदियों द्वारा बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत की नदियों द्वारा भी ऐसा प्रतिरूप बनाया जाता है। ठीक है, अगला है अरीय या अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय नाम से ही जाहिर होता है कि किसी केंद्र से निकलकर बाहर की ओर जाने वाली, केंद्र से निकलकर बाहर की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इसमें क्या होता है कि एक उच्च भूमि होती है, पठार, एक उच्च भूमि या पठार, उस पठार से नदियां निकलकर चारों दिशाओं में बह जाती हैं। कुछ नदियां उत्तर की ओर बह गई, कुछ दक्षिण की ओर बह गई, कुछ पश्चिम की ओर और कुछ पूर्व की ओर। तो ये जो उच्च पठार होता है, ये नदियों को अलग अलग दिशाएं देने में सहायता करता है ना। तो भारत में ऐसा उच्च पठार अमरकंटक पठार है और रांची पठार है ना। तो इसमें ऐसे लिखेंगे कि जब एक केंद्रीय उच्च भूमि से निकलकर नदियां अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित हो जाती हैं, तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में अमरकंटक पठार पर और रांची पठार पर अरीय अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है। चित्र बना दीजिए, चित्र में लिख दीजिए, इसको एरो देके यहाँ पे कि अमरकंटक पठार, अमरकंटक पठार से पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी, उत्तर की ओर प्रवाहित हो जाती है सोन नदी जो कि गंगा मिल जाती है। महानदी अमरकंटक पठार से तो नहीं निकलती है, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, लेकिन महानदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आप अपने एटलस में भी देख सकते हैं। अगर अमरकंटक पठार न होता तो महानदी उत्तर की ओर प्रवाहित हो जाती, लेकिन अमरकंटक पठार महानदी को यहाँ पर पूर्वी दिशा प्रदान कर देता है, यानी अमरकंटक पठार के चलते ही महानदी पास में आकर पूर्व की तरफ मुड़ जाती है और कहाँ उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है महानदी, है ना। तो अमरकंटक पठार इस पूरे क्षेत्र को अरीय अपवाह प्रतिरूप में बदल दे रहा है ना। एक केंद्रीय उच्च भूमि जहां से निकलकर नदियां अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित हो जाती हैं। ठीक है, अगला है समानांतर या पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। जब ये तब पाया जाता है जब नदियों का उद्गम और मुहाना बहुत ही नजदीक हो, जब नदियों का मुहाना उनके उद्गम से बहुत ही नजदीक हो, अर्थात नदियों का जो सिंक है उनके सोर्स के बहुत ही पास हो और सभी नदियां एक खड़े ढाल में प्रवाहित हो रही हो। तो जब नदियां खड़े ढाल में प्रवाहित होती हैं तो उनको टेढ़े मेढ़े होने का अवसर नहीं मिलता है, सरसराती हुई निकलती हैं और सरसराती हुई बहते हुए नदी समुद्र में चली जाती है ना। तो पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं पश्चिम की ओर बहने वाली, वो बहुत ही तीव्र रफ्तार से, क्योंकि पश्चिमी घाट कैसा है, ऐसे खड़ा है, पश्चिमी घाट कगार की तरह खड़ा है। अब यहाँ पे कोई नदी निकली तो बहुत ही तीव्र वेग से बहते हुए पश्चिमी तटीय मैदान पर आई और चली गई समुद्र में, है ना। तो पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिमी तटीय मैदान पर बहने वाली नदियां समानांतर अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। इसको ऐसे लिखेंगे कि जब नदियां एक तीव्र ढाल पर, जब बहुत सी नदियां एक तीव्र ढाल पर प्रवाहित होती हुई एक दूसरे से एक समान अंतर पर प्रवाहित होती हैं, एक दूसरे से समान अंतर पर प्रवाहित होती हैं, तो इसे समानांतर अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिमी तटीय मैदान पर प्रवाहित होने वाली नदियां कैसा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? ये देखिए पश्चिमी घाट है और ये पश्चिमी तट पर बह रही है। ठीक है, देखिए सब में समान अंतर दिख रहा है, कोई भी नदी एक दूसरे से टच नहीं कर रही है, सभी एक दूसरे से दूर दूर बह रही है। ठीक है, अगला है खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप, इंग्लिश में कहते हैं इंटरमिटेंट। जब नदी बहते हुए अचानक सतह पर विलुप्त हो जाती है, सतह पर दिखाई ही नहीं देती, क्या नदी कहाँ गई, गायब हो गई,
है ना, तो उसे हम कहते हैं विलुप्त या खंडित अफवाह प्रतिरूप। हिमालय क्षेत्र से नदियां जब निकलती हैं तो हिमालय की नदियों ने हिमालय की पर्वत को काटकर बड़े बड़े गोल चट्टानों को, खूब बड़े बड़े शिलाखंडों को शिवालिक के निचले क्षेत्रों में जमा कर दिया है ना। शिवालिक के निचले क्षेत्रों में बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, शिवालिक के निचले क्षेत्रों में नदियों ने बड़े बड़े शिलाखंडों को काटकर जमा कर दिया है। ठीक है, जब वही नदी इन शिलाखंडों के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो सतह पर विलुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि शिलाखंड गोल होते हैं, गोल गोल शिलाखंडों के बीच में दरारें होती हैं, गैप पाए जाते हैं। जैसे ये दो, मैं 3 शिलाखंड बना रहा हूं, 1 2 3, ये हो गया 3। तो इनके बीच में जो गैप है, इस गैप में नदी का जल प्रवेश कर जाता है, जिससे सतह के ऊपर नदी नहीं बहती, इन गैप में से, दरारों में से बहने लगती है, जिसके चलते सतह पर नदी दिखाई नहीं देती है। इस क्षेत्र में क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र। उत्तर भारत के मैदान को मैंने 4 भागों में बांटा था, भाबर, तराई, बंगर, खादर। तो उत्तर भारत के मैदान का जो भाबर क्षेत्र है, नदी का जल उसमें विलुप्त हो जाता है, जिससे सतह पर दिखाई नहीं देता। ऐसे अफवाह प्रतिरूप को हम खंडित या विलुप्त अफवाह क्षेत्र, अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सुविधा की दृष्टि से कि हिमालय से निकलने वाली नदियां उत्तर भारत के मैदान के भाबर क्षेत्र में जब प्रवेश करती हैं तो सतह पर विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि नदियां चट्टानों के दरारों में से बहने लगती हैं, चट्टानों के बीच के दरारों में से बहने लगती हैं, जिससे सतह पर दिखाई नहीं देती है। ओके, ये हो गया खंडित या विलुप्त अफवाह प्रतिरूप। इसके अलावा कुछ प्रश्न मैं आपसे करूंगा, उन प्रश्नों का आप जवाब दे दीजिए अपने कमेंट में। ये प्रश्न सुन लीजिए आप। हाँ, प्रश्न ऐसे हैं, गोवा की 2 महत्वपूर्ण नदियों का नाम बताइए जो गोवा में प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है, शेवाराय पहाड़ी किस राज्य में है? अगला प्रश्न है, लिखापानी और पांगसाउ दर्रे, लिखापानी और पांगसाउ दर्रे किस राज्य में है? नेक्स्ट है, इलामलय की पहाड़ी किन 2 राज्यों की सीमा पर है? इलामलय पहाड़ी भारत के किन 2 राज्यों की सीमा पर है? नेक्स्ट है, नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच में अवस्थित है? हिमालय का विभाजन सिडनी बुरार्ड ने 4 भागों में किया है ना, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, या नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के मध्य में है? नेक्स्ट, श्रीनगर से लेह जाने के लिए किस दर्रे से गुजरना पड़ता है? श्रीनगर से लेह जाने के लिए किस दर्रे से गुजरना पड़ता है? जवाब दीजिए। अगला है, बुग्याल और पयाल घास के मैदान भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? बुग्याल और पयाल घास के मैदान भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस पर्वत का समुद्री विस्तार है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस पर्वत का समुद्र में विस्तार है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की कितनी नदियां भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती हैं, उनका नाम बताइए। नेक्स्ट है, जरगा पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है? जरगा पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है? नेक्स्ट है, किस देश को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? किस देश को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? नेक्स्ट है, गंगा की सबसे कम लंबाई भारत के किस राज्य में है? सबसे ज्यादा लंबाई तो उत्तर प्रदेश में है, गंगा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? नाम बताइए। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस पर्वत पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी किस पर्वत शिखर से निकलती है या किस पर्वत चोटी से निकलती है? कृष्णा नदी। नेक्स्ट है, कौन सा झील गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच में स्थित है? कौन सा झील गोदावरी और कृष्णा नदियों की डेल्टा के बीच में अवस्थित है? नेक्स्ट है, सुबानसिरी और धनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं? किस नदी की सहायक नदियां हैं सुबानसिरी और धनसिरी? नेक्स्ट, लक्ष्मण तीर्थ किसकी सहायक नदी है? लक्ष्मण तीर्थ नदी किसकी सहायक नदी है? नेक्स्ट है, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा के तट पर उज्जैन है, उज्जैन में 12 वर्षों पर कुंभ मेला लगता है, क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा के तट पर उज्जैन है। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? ये नाम बताइए, इनके सही से उत्तर दीजिए, मैं कमेंट में चेक करूंगा। ठीक है, अगले वीडियो का इंतजार करिए। नमस्कार।